एपिसोड 281। कहानी अब तक। हालांकि ये बात अद्विक शीना से कह रहा था, लेकिन उसकी नज़र बराबर आद्या पर ही जमी हुई थी। वही आद्या भी आंखों में डर और नफरत जैसे मिले जुले भाव लिए अद्विक को देख रही थी। उसने अपनी घबराहट को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद करते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अभी किसी को भेजती हूँ, वो ये सब साफ कर ही देगा। ये कहकर आद्या जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। आद्या के जाते ही अद्विक भी खड़ा हुआ और वो भी आद्या के पीछे पीछे रूम से बाहर आ गया। आद्या ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ी जा रही थी, तभी अद्विक ने उसके पीछे से आते हुए उसकी बाह को पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। अब आगे। अद्विक के ऐसा करते ही आद्या के मुंह से घबराहट से एक चीख निकली और वो अपनी आंखें बड़ी की अद्विक को देखने लगी। अद्विक ने अपने दोनों हाथ आद्या की अगल बगल दीवार पर टिकाते हुए कहा, ऐसे कहाँ भागे जा रही हो? क्या इतना डर लग रहा है मुझसे? वैसे तुम्हारी आंखों में इतना डर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अद्विक एक इविल स्माइल के साथ बोला, मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों का एक बार फिर से मिलना होगा। आद्या अद्विक के सीने पर हाथ रखे हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। दूर रहो मुझसे घटिया आदमी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी घटिया शक्ल दोबारा देखूंगी। आद्या की बात सुनकर अद्विक, जो अभी तक एविल स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था, अचानक उसके चेहरे के भाव सर्द हो गए। उसने आद्या के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, क्या कहा घटिया आदमी? मैं घटिया हूँ आद्या? बोलो, यही कहा ना तुमने? आद्या को अपने बालों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए उसने भी अद्विक के हाथ पर अपने हाथ रखा और अपने बालों को उसके हाथों की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। तुम घटिया हो। मैंने तुम जैसा घटिया इंसान पूरी जिंदगी में नहीं देखा और न ही देखना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। अद्विक ने एक बार फिर से एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तो थोड़ा बहुत घटियापन तुम्हें दोबारा दिखा दूं, शायद तुम्हारी कुछ यादें ताज़ा हो जाए। ये सुनते ही आद्या की आंखें डर से फैल गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अद्विक उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और लिफ्ट में लाकर उसने आद्या को लिफ्ट में धकेला और खुद अंदर जाकर लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। इससे पहले कि आद्या लिफ्ट से बाहर निकलती, लिफ्ट का डोर बंद हो चुका था। आद्या लिफ्ट की बंद डोर पर अपने हाथ मारते हुए बोली, खोलो इसे, मुझे बाहर जाना है। प्लीज खोलो। कोई है? पर वो तो लिफ्ट थी, भला लिफ्ट को ऐसे कौन बीच में ओपन कर सकता था? अद्विक दीवार से सट कर खड़े हुए अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे अजीब सी स्माइल के साथ देख रहा था। उसे आद्या का ये स्ट्रगल देखकर बड़ा मजा आ रहा था। आद्या ने पलट कर अद्विक की तरफ देखा और नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा, क्या तुम्हारा दिल अभी भी नहीं भरा? मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया तुमने, मेरे सपने, मेरी इज्जत। मेरे पास अब ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझसे छीनना चाहते हो, फिर क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? जाने दो मुझे। अद्विक सीधा खड़ा हुआ और आद्या के पास आते हुए बोला, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस वक्त क्या कहा था? याद करो आद्या। आद्या ने याद करने की कोशिश की, तब उसकी कानों में अद्विक के कहे शब्द गूंजने लगे, अभी तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ आद्या, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरी नज़रों के सामने आई तब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। ये याद आते ही आद्या ने हैरानी से आंखें बड़ी किए अद्विक की तरफ देखा, जो आंखों में मिस्टीरियस से एक्सप्रेशन लिए हुए उसे ही देख रहा था। आद्या ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना अद्विक राठौर, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अद्विक ने आद्या को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरी जान लोगी जो खुद को मुझसे बचा भी ना पाए? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? आद्या अब गुस्से से बुरी तरह से कांप रही थी। उसने अद्विक का कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाँ मैं ले लूंगी तुम्हारी जान, लेकिन तुमने मेरा मुझसे सब कुछ ले लिया है। अद्विक राठौर, अगर ऊपर वाला कभी मुझे मौका देना कि इस दुनिया में किसी एक शख्स की जान लूं और उसे दर्दनाक मौत दूं, तो वो इंसान तुम होंगे। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो हैवान हो, हैवान जो कमजोर लड़कियों पर अपनी ताकत दिखाता है। ये सुनते ही अद्विक, जो अभी तक स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने आद्या के हाथ अपनी कॉलर से हटाए और आद्या के गले को कसकर पकड़ते हुए उसे लिफ्ट की डोर से सही लगा दिया। अद्विक ने अपने दूसरे हाथ से लिफ्ट की टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और वापस आद्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो पैसों के लिए खुद को बेचने को भी तैयार होती है। तुम शायद मुझ पर इसलिए इतना गुस्सा हो रही हो कि पहले मैंने तुम्हें पैसे ऑफर क्यों नहीं किए, पर मैंने तुम्हें चेक तो ऑफर किया था ना, तुम ही चेक को छोड़कर भागी थी। तुम्हें और पैसे चाहिए थे तो बोल देती ना।
वैसे यहाँ भी तो तुम यही काम कर रही हो। ड्रिंक सर्व करने के साथ साथ अमीर आदमियों को खुद की बॉडी भी सर्व करती है। ये सुनते ही आद्या की आंखों में कुछ पल हैरानी के भाव आए और तुरंत ही उसकी आंखों में नफरत उतर आया। उसने अद्वैत को खुद से दूर धकेला और जोर से चिल्लाते हुए कहा, सही समझा करती हूँ मैं खुद को सर्व, इससे तुम्हें क्या। ये सुनते ही अद्वैत का पारा एकदम हाई हो गया। उसने तो सिर्फ आद्या को हर्ट करने के लिए ही ये बात बोली थी, लेकिन आद्या के मुंह से यह बात सुनकर पता नहीं क्यों पर अद्वैत को इतना गुस्सा आया कि इसी वक्त आद्या की जान ले ले। उसने गुस्से से एक पंच लिफ्ट की दीवार में दे मारा, जिसे देखकर आद्या ने चिल्लाते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अद्वैत वापस आद्या के पास बढ़ा और उसके गले को पकड़ते हुए कहा, तो तुमने ये नया धंधा भी शुरू कर दिया है आद्या। अगर पैसों की इतनी भूख थी तो मेरी मिस्ट्रेस बनने का ऑफर ही मान लेती ना। यकीन मानो जितने पैसे तुम्हें चाहिए थी उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें देता हर रात मुझे खुश करने के लिए। उस वक्त मेरे सामने बड़ी सती सावित्री बनने का ढोंग कर रही थी। हाँ याद है, तुम्हारी वर्जिनिटी मैंने ही ली थी, पर यहाँ इंडिया में तुम बार में ऐसे काम कर रही हो ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बहुत ही ज्यादा आसान लगा होगा ना। खुद को सर्व करो और पैसे कमाओ। अद्वैत की बातें आद्या को किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। अद्वैत गुस्से से आद्या के गले को बहुत जोर से प्रेस कर रहा था, जिस वजह से आद्या की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अपने दोनों हाथों से अद्वैत का हाथ अपनी गले से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर इसमें वो नाकाम थी। आद्या अद्वैत के सामने बहुत नाजुक थी, जबकि अद्वैत काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी का मालिक था। उसके सामने भला आद्या की क्या ही चलती। कुछ ही देर में वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगी, पर अद्वैत का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। उसको देखकर ही लग रहा था जैसे वो आद्या की जान लेकर ही मानेगा, लेकिन कुछ ही देर में आद्या पूरी तरह से बेहोश हो गई। अद्वैत ने आद्या के गले को छोड़ दिया। इससे पहले कि आद्या बेहोश होकर नीचे गिरती, अद्वैत ने अपनी एक बाजू से उसे थाम लिया। आद्या अब अद्वैत की एक बाह पर लगभग झूल ही रही थी। अद्वैत ने झटके से आद्या को अपनी गोद में उठाया, इसी के साथ लिफ्ट का डोर भी ओपन हो गया। अद्वैत नफरत भरी नजर से आद्या की तरफ देखा और अपने कदम लिफ्ट के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। एपिसोड 282। कहानी अब तक। अद्वैत की बातें आद्या को किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। अद्वैत गुस्से से आद्या के गले को बहुत जोर से प्रेस कर रहा था, जिस वजह से आद्या की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस अपने दोनों हाथों से अद्वैत का हाथ अपनी गले से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर इसमें वो नाकाम थी। आद्या अद्वैत के सामने बहुत नाजुक थी, जबकि अद्वैत काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी का मालिक था। उसके सामने भला आद्या की क्या ही चलती। कुछ ही देर में वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगी, पर अद्वैत का गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। उसको देखकर ही लग रहा था जैसे वो आद्या की जान लेकर ही मानेगा, लेकिन कुछ ही देर में आद्या पूरी तरह से बेहोश हो गई। अद्वैत ने आद्या के गले को छोड़ दिया। इससे पहले कि आद्या बेहोश होकर नीचे गिरती, अद्वैत ने अपनी एक बाजू से उसे थाम लिया। आद्या अब अद्वैत की एक बाह पर लगभग झूल ही रही थी। अद्वैत ने झटके से आद्या को अपनी गोद में उठाया, इसी के साथ लिफ्ट का डोर भी ओपन हो गया। अद्वैत नफरत भरी नजर से आद्या की तरफ देखा और अपने कदम लिफ्ट के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अब आगे। अद्वैत आद्या को गोद में उठाए हुए एक रूम में आया। आद्या अभी भी अद्वैत की गोद में बेहोश थी। अद्वैत ने आद्या को बेड पर लगभग पटक ही दिया। आद्या बेहोश थी, इस वजह से उसे किसी तरह के दर्द का एहसास नहीं हुआ। आद्या की नाजुक सी गर्दन पर अद्वैत की सख्त उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जो लाल रंग में दिख रहे थे। अद्वैत कुछ पल तक तो आद्या के चेहरे को देखता रहा और फिर उसने साइड में टेबल पर पड़ा हुआ पानी का जग उठाया और झटके से सारा पानी आद्या के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे आद्या एकदम से होश में आई और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए उठ बैठी। जब उसने अपने सामने अद्वैत को खड़े हुए देखा तो एकदम डरकर पीछे हेडरेस्ट से जा लगी। आद्या का पूरा चेहरा और कपड़े भीग चुके थे और वो डरी हुई नजरों से अद्वैत को देख रही थी, लेकिन कुछ वक्त पहले जो अद्वैत ने उसके साथ बिहेवियर किया था, ये याद करते ही आद्या की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने पिलो उठाकर अद्वैत की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। अद्वैत को कुशन लगता, उससे पहले ही वो साइड में हट गया। उसने गुस्से से आद्या की तरफ देखा और अपना एक घुटना बेड पर रख आद्या के बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, इतना गुस्सा। आद्या, तुम पर इतना गुस्सा सूट नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि ये गुस्सा तुम मुझे दिखा रही हो और मुझे गुस्सा दिखाने का क्या अंजाम होता है वो तो तुम पहले देख चुकी हो। हालांकि डर की वजह से आद्या की आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे, पर उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ नफरत भी नजर आ रही थी।
वो इतना तो समझ गई थी कि पहले की तरह इस बार भी वो खुद को बचा नहीं सकती है, इसीलिए उसने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, मुझे जाने दो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि उस रूम में तुम हो, वरना मैं कभी भी वहां नहीं आती, प्लीज मुझे जाने दो। अद्वैत ने भी एक नफरत भरी स्माइल के साथ कहा, जाने दो आद्या, पर क्यों जाने दो? तुम्हें एक बार जाने दिया था ना, मौका दिया था तुम्हें कि मेरे सामने दोबारा मत आना। तब तुम्हें ये भी कहा था कि अगर तुम दोबारा मेरे सामने आई तो फिर तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझे ही थप्पड़ मारा था, वो भी मेरी ही पार्टी में। वहां कितने सारे मेरे बिजनेस पार्टनर मौजूद थे, वो लोग मुझ पर हंस हंस रहे थे। तुम्हारी तो 2 टके की औकात नहीं है, लेकिन अद्वैत राठौर का एक रुतबा है जिसे तुमने चोट पहुंचाए आद्या। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक थप्पड़ में बदल दूंगा, जिसकी गूंज पल पल तुम्हें अपने कानों में सुनाई देगी। ये कहने के साथ ही अद्वैत ने बिना देरी किए आद्या की होठों पर किस करना शुरू कर दिया। वो उसे बहुत ही फोर्सफुली किस कर रहा था। आद्या बार बार अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से अद्वैत ने आद्या के चेहरे को कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। आद्या अपने हाथों से लगातार अद्वैत को मार रही थी, उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर अद्वैत के सामने आद्या बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने अद्वैत की निचली होंठ पर जोर से बाइट किया, जिससे अद्वैत झट से आद्या से दूर हुआ। अद्वैत ने अपने होठों को छू कर देखा तो उसकी निचले होंठ पर एक कट लग गया था, जहां से ब्लड भी निकल रहा था। उसने गुस्से और हैरानी भरी नजरों से आद्या को देखा, पर आद्या ने अद्वैत रिएक्शन का वेट नहीं किया। वो जल्दी से बेड के दूसरी तरफ से नीचे उतर गई और रूम की डोर की तरफ भागी। अद्वैत ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं आद्या। ये कहकर अद्वैत आद्या की तरफ बढ़ा ही था, तभी आद्या ने पलटकर अद्वैत की तरफ देखा और उसे अपने पास आते देखकर आद्या ने जल्दी से टेबल पर रखे हुए फूड बास्केट से फ्रूट काटने का नाइफ उठाया और उसे अद्वैत की तरफ करते हुए कहा, मेरे पास मत आना अद्वैत राठौर, वरना जान से जाओगे। पर अद्वैत को आद्या की हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कदम आद्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम मुझे मरोगी, मारो, मैं भी देखता हूँ तुम आखिरकार भी क्या पाओगी। अदब। अद्वैत को ना डरते देखकर आद्या ने उस नाइफ को अपनी कलाई पर रख लिया और रुद्ध गले से कहा, हाँ मैं नहीं मार सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह घटिया और बेदर्द नहीं हूँ जो किसी की जान ले लूँ, लेकिन अपनी जान तो ले सकती हूँ ना मैं। आद्या की हरकत से अद्वैत ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आद्या की वजह से पल पल उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अद्वैत ने अपने कदम आद्या की तरफ बढ़ाना बंद नहीं किया। वो अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मरना चाहती हो, पर तुम्हें तो मैं मरना भी ना दूं, क्योंकि जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं होती है आद्या, तुम्हारी सांसें बंद नहीं होने दूंगा मैं। इसीलिए बेवकूफ़ी करना बंद करो और नाइफ को उठाकर साइड में फेंको। आद्या भी अपने कदम पीछे की तरफ ले रही थी। उसने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। मैं सच में अपने आप को खत्म कर लूंगी, और याद रखना मैं अकेली नहीं मारूंगी, मेरे साथ। ये कहते कहते आद्या रुक गई, पर शायद अद्वैत ने आद्या की आखिरी बात पर गौर नहीं किया था। अद्वैत ने कहा, नाइफ फेंक दो आद्या, क्योंकि मारने तो तुम्हें मैं दूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकत की तुम्हें बहुत बुरी सजा मिल सकती है। मैंने कहा फेंको उसे। अद्वैत ने जैसे ही उस नाइफ को पकड़ना चाहा, आद्या ने उस नाइफ को अपनी कलाई पर और भी ज्यादा प्रेस करते हुए कहा, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। अद्वैत ने उसके हाथ से नाइफ लेना चाहा, लेकिन इसी छीना झपटी में नाइफ आद्या की कलाई पर चल गया और उसकी कलाई पर कट लग गया और उसकी कलाई के उस कट से खून की बूंद फर्श पर गिरने लगा। ये देखकर कुछ पल के लिए अद्वैत भी शॉक रह गया। उसने आद्या के हाथ से नाइफ लेकर उसे साइड में फेंका और उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, पागल लड़की, कहा था ना ऐसा मत करो। पर ब्लड बहने की रफ्तार पहले से तेज हो गई थी, जिस वजह से आद्या अपनी होश खोने लगी और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद एक अस्पताल के रूम में आद्या बेहोश लेटी हुई थी। उसके हाथ पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। धीरे धीरे आद्या को होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखने की कोशिश की कि इस वक्त वो कहाँ है। अस्पताल के रूम को देखकर वो समझ गई कि इस वक्त वो अस्पताल के एक रूम में है। उसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, इसीलिए उसने जैसे ही हाथ हिलाने की कोशिश की, उसे अपने हाथ में थोड़ा दर्द का एहसास हुआ। आद्या ने दर्द भरी आह भरी और उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं यहाँ पर। तभी आद्या की नज़र अपने हाथ पर बांधी पट्टी पर गई, जिसे देखकर उसे याद आया कि उसने ही अद्वैत से छीना झपटी में उसके हाथ पर चाकू चल गया था और उसकी कलाई कट गई थी।
एपिसोड 283। कहानी अब तक। एक अस्पताल के रूम में आद्या बेहोश लेटी हुई थी। उसके हाथ पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। धीरे धीरे आद्या को होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखने की कोशिश की कि इस वक्त वो कहाँ है। अस्पताल के रूम को देखकर वो समझ गई कि इस वक्त वो अस्पताल के एक रूम में है। उसके एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, इसीलिए उसने जैसे ही हाथ हिलाने की कोशिश की, उसे अपने हाथ में थोड़ा दर्द का एहसास हुआ। आद्या ने दर्द भरी आह भरी और उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं यहाँ पर। तभी आद्या की नज़र अपने हाथ पर बांधी पट्टी पर गई, जिसे देखकर उसे याद आया कि उसने ही अद्विक से छीना झपटी में उसके हाथ पर चाकू चल गया था और उसकी कलाई कट गई थी। अब आगे ये याद आते ही आद्या को ये भी याद आ गया कि अद्विक उसे जबरदस्ती अपने साथ अपने रूम में लेकर गया था और उसी की वजह से ये सब हुआ है। आद्या ने घबराई हुई आवाज में कहा, इसका मतलब वो अद्विक राठौड़ ही मुझे यहाँ लेकर आया। आद्या, तुझे यहाँ से निकलना ही होगा, इससे पहले कि वो यहाँ पहुँच जाए। ये कहने के साथ ही आद्या ने बेड से उतरने की कोशिश की ही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ। आद्या ने डोर की तरफ देखा तो अद्विक रूम के अंदर आया और उसने बिना किसी भाव के आद्या की तरफ देखा। अद्विक को रूम में देखकर आद्या की आंखों में डर नजर आने लगा। वो घबराई हुई आवाज में बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मर जाने देते ना मुझे, तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाता। अद्विक, जो बिना किसी भाव के आद्या को देख रहा था, वो एक केवल स्माइल के साथ बोला, मरने का शौक है तो मर जाना, लेकिन पहले मुझे मेरी अमानत तो लौटा दो। ये सुनकर आद्या ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन सी अमानत? तुम्हारी कौन सी अमानत है मेरे पास? अद्विक ने आद्या के पास आते हुए कहा, वही को इस वक्त तुम्हारी कोख में पल रही है, मेरा अंश, मेरी औलाद। वो मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है, मरना है, जीना है, जो करना है वो करो। अद्विक की बात सुनकर आद्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। वो मन ही मन बोली, इसका मतलब इन्हें पता चल गया। नहीं, मैं इस हैवान के बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, कभी नहीं। एक रेपिस्ट का बच्चा कभी मेरे कोख में नहीं पल सकता। दरअसल आद्या को 2 दिन पहले ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और उसने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला कर लिया था। आद्या ने अद्विक की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूंगी? मैं जल्द से जल्द अबॉर्शन करवा लूंगी। आद्या का ये कहना था कि अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने आद्या के गालों को कसकर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे का अबॉर्ट कराओगी? भूलो मत, तुम इस बार अद्विक राठौड़ के सामने खड़ी हो। अद्विक राठौड़ के सामने बोलने से पहले लोग कम से कम 1000 बार सोचते हैं, और तुम मेरे ही सामने मेरे ही बच्चे को अबॉर्ट करने की बात कर रही हो। दिल कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूं, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो। आद्या ने अद्विक का हाथ दूर झटका और उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्यों दूं मैं इसे जन्म, ताकि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो उसे पता चले कि वो एक रेपिस्ट की औलाद है। नाजायज़ है वो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की पूरी जिंदगी एक सजा बनकर बीते, उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़े। आद्या की बातें अद्विक को गुस्सा तो बहुत दिला रही थी, पर वो किसी भी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके गुस्से की वजह से उसके होने वाले बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो, इसलिए उसके फेस पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल आई और उसने आद्या की चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारा इलाज है मेरे पास, रुको। ये कहकर अद्विक सीधा खड़ा हुआ और तेज आवाज में बोला, अंदर आ जाओ। अद्विक के ऑर्डर मिलने की देर थी कि एक आदमी जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ था, वो रूम का डोर ओपन कर अंदर आया। ये वकील था, उसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। अद्विक, जो अभी तक आद्या की तरफ ही देख रहा था, उसने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, पेपर्स इधर दो। वकील ने फाइल अद्विक की तरफ बढ़ा दी तो अद्विक ने फाइल अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। वकील चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। आद्या ने उस फाइल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या है ये? तो अद्विक ने फाइल को खोलते हुए एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा इलाज। ये कहकर अद्विक ने फाइल में से कुछ पेपर निकाले और उसे बेड पर पटकते हुए कहा, चलो साइन करो इसे। आद्या ने पूछा, पर यह है क्या, और मैं इस पर क्यों साइन करूं? अद्विक ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए कहा, ये समझ लो कि एक तरह की डील है। मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसके बाद तुम आज़ाद। तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे साथ रहने से, तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये सौदा पसंद आएगा। ये सुनते ही आद्या की आंखों में नफरत उतर आई कि ये किस तरह का इंसान है जो अपने ही बच्चे का सौदा कर रहा है।
आद्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, और अगर मैं इस पर साइन न करूं तो? अद्विक ने अपनी एक उंगली आद्या के चेहरे पर फेरते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी माँ से प्यार नहीं है। ये सुनते ही आद्या की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई। अद्विक ने हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ इस समय बहुत बीमार है ना, और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। आद्या ने हकलाते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अद्विक ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है आद्या, इसीलिए अगर तुम इस पर साइन करती हो तो तुम्हारी माँ की सांसें भी चलती रहेगी, लेकिन अगर तुमने साइन करने में जरा सी भी आनाकानी की तो फिर अपनी माँ को खोने के लिए भी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं उनकी सांसें जल्द ही बंद कर दूंगा। ये सुनते ही आद्या ने अपने दोनों हाथों से अद्विक का कॉलर पकड़ा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुम घटिया आदमी, तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि नहीं? मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? अद्विक ने आद्या के हाथ अपने कॉलर से झटके के साथ हटाए और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो मेरे बच्चे ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम उसे पैदा होने से पहले ही मार देना चाहती हो? आद्या को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था, इसीलिए उसकी आंखों के किनारे से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लगभग रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा पीछे छोड़ दो। अद्विक ने उसके गालों को छोड़ा और उन पेपर्स को उठाते हुए बोला, मैंने कहा ना, इस पर साइन करो, बेबी को जन्म दो और उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वैसे भी इस पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ वक्त के लिए मेरी बीवी बनकर रहना होगा। अब वो क्यों, इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने कहा ना कि तुम नहीं चाहती हो कि हमारे बच्चे को कोई नाजायज़ कहे, तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज़ कहे, इसीलिए इसमें मैरिज पेपर भी है। इसके अकॉर्डिंग तुम तब तक मेरी बीवी हो जब तक कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती हो। जैसे ही तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और उस दिन के बाद से इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं होगा, और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से अपने बच्चों को मुझे सौंप रही हो। एपिसोड 284। कहानी अब तक। अद्विक ने आद्या के हाथ अपने कॉलर से झटके के साथ हटाए और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो मेरे बच्चे ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम उसे पैदा होने से पहले ही मार देना चाहती हो? आद्या को अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था, इसीलिए उसकी आंखों के किनारे से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लगभग रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा पीछे छोड़ दो। अद्विक ने उसके गालों को छोड़ा और उन पेपर्स को उठाते हुए बोला, मैंने कहा ना, इस पर साइन करो, बेबी को जन्म दो और उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वैसे भी इस पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ वक्त के लिए मेरी बीवी बनकर रहना होगा। अब वो क्यों, इसका रीजन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने कहा ना कि तुम नहीं चाहती हो कि हमारे बच्चे को कोई नाजायज़ कहे, तो मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज़ कहे, इसीलिए इसमें मैरिज पेपर भी है। इसके अकॉर्डिंग तुम तब तक मेरी बीवी हो जब तक कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे देती हो। जैसे ही तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसी दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और उस दिन के बाद से इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं होगा, और इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से अपने बच्चों को मुझे सौंप रही हो। अब आगे। आद्या के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वह अद्विक राठौर जैसे स्ट्रांग इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और उसे अपनी नहीं अपनी माँ की फिक्र थी, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने पेपर पर साइन कर दिए। अद्विक ने पेपर को उठाया और एक विनिंग स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहो। आद्या का ध्यान अद्विक की बात पर न होकर किसी और ही बात पर था, जो उसके मन ही मन में चल रही थी। दरअसल उसे अपनी माँ की फिक्र हो रही थी, क्योंकि कल वह अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा पाई थी। उसे पता था कि आद्या के ना आने पर उसकी माँ उसकी फिक्र कर रही होगी, क्योंकि हमेशा ही वह अपनी जॉब से फ्री होकर अपनी माँ से मिलने जाया करती थी। उसने अद्विक से कहा, पर मुझे अभी जाना होगा। अद्विक ने पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? आद्या ने कहा, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर अद्विक ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, ओ, फिर तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा ना, आखिर मुझे भी तो सासू माँ से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना है। ये सुनते ही आद्या ने जल्दी से कहा, देखो मेरी माँ को इन सब के बीच मत लेकर आओ, वो पहले ही काफ़ी बीमार है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अद्विक ने एविल स्माइल के साथ कहा, क्या बात कर रही हो आद्या, उनकी इकलौती बेटी की शादी हो गई है और तुम चाहती हो कि उन्हें इस बात की खबर भी न हो, आखिर वो भी इस खुशखबरी को जानने की हकदार है। अद्विक ने अब बिना आद्या को बोलने का मौका दिए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था कि आद्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ उन्हें इन सब से दूर रखो,
तुमने जो कहा मैंने वो किया ना। अद्विक ने झूठी हैरानी दिखाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो आद्या? अरे वो तो ये खबर सुनकर खुशी होंगी ना कि उन्हें एक अमीर दामाद मिला है ये बात अलग है कि सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मैं उनका दामाद रहने वाला हूँ, और उन्हें ये खबर भी तो सुनानी है ना कि वह नानी बनने वाली है। ये सुनते ही आद्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ये बात उन्हें नहीं बता सकते, वह बहुत बीमार है, वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखो तुमने मुझे साइन करने के लिए कहा, मैंने कर दिया, लेकिन इसके बाद तुम मेरी माँ के सामने भी नहीं जाओगे। अद्विक ने उसकी बात हवा में उड़ाते हुए कहा, तुम तो ये बात मुझे ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी बात करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। अब चलो। कहने के साथ ही अद्विक ने दोबारा आद्या का हाथ पकड़ा और उसे एक लगभग खींचते हुए रूम से बाहर ले गया। खुराना मेंशन। हीर और सिम्मी दोनों ही बेचैनी से शिवी और उसके छोटू बेबी के आने का वेट कर रहे थे। वही अंश और विराज दोनों ही सोफे पर बैठे हुए अपने अपने फोन में बिजी थे। बीच बीच में अंश हीर की तरफ भी देख रहा था। हीर के चेहरे पर इंतजार की बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जो बीच बीच वॉल क्लॉक में टाइम भी देख रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर सोफे पर रिया आलती पालती मारे अपने हाथ में भेलपुरी की प्लेट पकड़े हुए भेलपुरी ठूसने में बिजी थी। इस वक्त उसके मुंह में ढेर सारी भेलपुरी भरी हुई थी, इसीलिए वह अजीब सी आवाज में बोली, हीर, तुम्हारे बार बार घड़ी में टाइम देखने से वो लोग जल्दी नहीं आएंगे। शिवांश ने कहा था ना कि शिवी को दोपहर को 1 बजे तक डिस्चार्ज मिलेगा, और अभी तो 11 बजे है। आराम से यहाँ मेरे पास बैठो और मेरे साथ भेलपुरी एंजॉय करो, अभी उन्हें आने में 2-3 घंटे लगेंगे। विराज जो अपना फोन देख रहा था, उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम सिर्फ भेलपुरी ठूसने पर कॉन्सेंट्रेट करो, कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दो। वही अंश को विराज की बात पर हंसी आ गई। उसने भी रिया को छेड़ते हुए कहा, रिया इतना खाती हो, किसी दिन फट जाओगी, खुद को देखो, ऐसा लग रहा है सोफे पर किसी ने आलू की बोरी पटक दी हो। ये सुनकर रिया, जिसने अपने मुंह में ढेर सारी भेलपुरी भरी हुई थी, अचानक ही खाते खाते रुक गई और घूरकर अंश और विराज को देखने लगी। वही और सिम्मी को तो उनकी बात सुनकर ही हंसी आने लगी। सिमी ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो आपने सही कहा, दिन पर दिन ये गोलमटोल होती जा रही है। उन सबको अपने आप पर ऐसे हंसते देखकर रिया ने किसी तरह से भेलपुरी को निगला और फिर विराज की तरफ देखते हुए कहा, विराज तुम भी सबके साथ उसी पर हंस रहे हो, भूलो मत कि मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से ही है। विराज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ बेबी, मैंने कब कहा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, आफ्टर ऑल मैंने पूरी मेहनत की थी तुम्हें इस हालत में पहुंचाने के लिए। ये सुनकर रिया का मुंह खुला की खुला रह गया। वहीं सिम्मी और हीर दोनों ही मुंह दबाकर हंसने लगी। अंश ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना विराज, मुझे लगता है तुम हर साल रिया को इसी हालत में पहुंचाते रहोगे। उनकी डबल मीनिंग बातें सुनकर सिम्मी को बड़ी शर्म आई, इसलिए वह बहाना बनाकर चुपचाप वहां से खिसक गई। हीर भी कोई बहाना बनाकर वहां खिसकने ही वाली थी, तभी अंश ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, डोंट वरी रिया, अगली बार जब तुम इस हालत में पहुंचोगी ना, तब तुम्हें कंपनी देने के लिए एक और आलू की बोरी तुम्हारी बगल में बैठी होगी। अंश का यह इशारा पूरी तरह से हीर की तरफ था, जिसे सुनकर हीर के बढ़ते कदम रुक गए। उसने मुड़कर अंश को घूर कर देखा और दंदनाते हुए अंश के सामने आकर खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखे बोली, सोचना भी मत अंश कि मैं दोबारा आलू की बोरी बनूंगी, हमारे लिए एक अयांश ही काफी है। अंश ने खड़े होते हुए कहा, ये तुम कैसे डिसाइड करोगी, क्या सिर्फ अयांश ही काफी है? मुझे भी अयांश की एक बहन भी चाहिए, मतलब छोटी सी प्रिंसेस भी। हीर कुछ कहने वाली थी कि तभी विराज ने कहा, ये बात तुमने को सही अंश, कितना अच्छा होगा ना जब तुम्हारी प्रिंसेस होगी और मेरा बेटा उसके प्यार में पड़ जाएगा, फिर हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। ये सुनकर रिया और हीर का मुंह खुला की खुला रह गया। अंश ने भी विराज का साथ देते हुए कहा, हाँ और तुम्हारी भी जब दूसरी बेटी होगी तो उसकी शादी मैं अपने बेटे से करवा दूंगा, इस तरह से हमारी प्रिंसेस हमारी आंखों के सामने ही रहेंगी। रिया ने हैरानी के साथ अपने टमी की तरफ देखा और फिर धीरे से हीर से कहा, हीर यहाँ हो क्या रहा है? मेरा बेबी तो अभी बाहर भी नहीं आया और मेरे इस सिरफिरे हस्बैंड ने इसके लिए बीवी भी ढूंढ ली। तो हीर ने कहा, रिया मेरा अयांश तो अभी डायपर में रहता है, उस मासूम को तो पता भी नहीं कि उसके डैड ने उसका रिश्ता उसकी बीवी के पैदा होने से पहले ही तय कर दिया। हीर और रिया, अंश और विराज से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शिवांश की आवाज उन सबके कानों में आई, ये किसकी शादी किससे करवाने की बातें हो रही है, और कोई हमारा स्वागत भी करेगा कि नहीं? सभी की नजरें एकाएक में मेन एंट्रेंस पर गई, जहां पर शिवांश शिवी के साथ खड़ा हुआ था और शिवी के हाथ में छोटू बेबी एक वाइट करके टॉवल में लिपटा हुआ था। एपिसोड 285। कहानी अब तक। हीर ने कहा, रिया मेरा अयांश तो अभी डायपर में रहता है,
उस मासूम को तो पता भी नहीं कि उसके डैड ने उसका रिश्ता उसकी बीवी के पैदा होने से पहले ही तय कर दिया। हीर और रिया, अंश और विराज से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी शिवांश की आवाज़ उन सबके कानों में आई। ये किसकी शादी किससे करवाने की बातें हो रही है, और कोई हमारा स्वागत भी करेगा कि नहीं। सभी की नज़रें एकाएक में मेन एंट्रेंस पर गई, जहां पर शिवांश शिवी के साथ खड़ा हुआ था और शिवी के हाथ में छोटू बेबी एक वाइट करके टॉवल में लिपटा हुआ था। अब आगे शिवी को देखकर रिया और रिया दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। दोनों ही जल्दी से शिवी के पास आए और हीर ने मेड को आवाज देते हुए कहा, सुनीता, आरती की थाली ले आओ, बेबी आ गया है। फिर शिवी से कहा, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। रिया ने कहा, उससे भी ज्यादा तो हम अपने बेबी के आने इंतजार कर रहे थे, अब जल्दी से अंदर आओ और बेबी को हमें पकड़ाओ। शिवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बेबी के आते ही अपने दोस्त को भूल गई रिया, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तभी स्वर्णा जी शिव के बगल में आकर खड़े होते हुए बोली, अरे सारी बातें यही करोगे क्या, शिव को अपने रूम में भी जाना है, डॉक्टर ने कहा है कि ये अभी थोड़ी वीक है। शिवांश ने शिवी को अपनी एक बाह से होल्ड किया हुआ था। तभी मेड आरती की थाली ले आई तो हीर ने स्वर्णा जी से कहा, माँ आप बेबी का वेलकम कीजिए। स्वर्णा जी ने कहा, हीर आरती तुम कर लो, तुम भी तो चाची हो ना बच्चे की। हीर ने कहा, पर माँ आप दादी हो, आपका ओहदा तो मुझसे भी बड़ा है ना, तो आरती आप ही कीजिए। स्वर्णा में एंट्रेंस से अंदर आए और आरती की थाली अपने हाथ में ले ली। फिर उसने बच्चे और शिव की आरती उतारी और दोनों के ही माथे पर टिका लगाया। बच्चे के माथे पर छोटू सा टिका लगाया, बेबी अभी सो रहा था। रिया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट में से रोज पेटल्स उठाकर शिवी और बच्चे पर डालते हुए कहा, हमारे बेबी और बेबी की मम्मा का हमारे घर में स्वागत है। अब शिवी जी आप अंदर आए और हमें बेबी को उठाने का सौभाग्य दीजिए। शिवी और शिवांश रिया की नौटंकी पर हंसने लगे। शिवी अंदर आई तो रिया ने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसे देखते हुए कहा, अब वे ये बेबी कितना क्यूट है ना। हीर ने स्माइल करते हुए कहा, रिया बेबी क्यूट ही होते हैं और कुछ टाइम बाद ऐसा ही क्यूट सा बेबी तुम्हारी गोद में भी होगा। तभी स्वर्णा ने कहा, अब तुम लोग बच्चे को संभालो, मैं शिवी को उसके रूम में ले जाती हूँ, चलो शिवी। शिवांश और स्वर्णा जी संभाल कर शिवी को उसके रूम की तरफ ले गए। वही रिया बच्चे को लिए हुए विराज के पास आए और उसे दिखाते हुए बोली, विराज देखो ना बेबी कितना प्यारा है, हमारा बेबी कब आएगा। विराज प्यार से बच्चे को देख रहा था। उसने बच्चे के फूले हुए गालों को सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिन और रिया, उसके बाद हमारा बेबी भी हमारे पास होगा। तभी बच्चे की नींद खुल गई और वह रोने लगा। रिया ने घबराते हुए कहा, अब इसे क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है। हीर ने स्माइल करते हुए कहा, रिया शायद इसे भूख लगी होगी, लाओ मैं इसे शिवी के पास ले जाती हूँ। ये सुनकर रिया ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ओह तो इसे भूख लगी है, मुझे लगा इसे मेरी बातें पसंद नहीं आ रही इसलिए रोने लगा। तो अंश ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे ये रीजन भी हो सकता है रिया, क्योंकि तुम्हारी बकवास बातें किसी को पसंद नहीं आती है, देखो तुमने बच्चे को भी इरिटेट कर दिया। रिया ने घूरकर अंश को देखा और कहा, मेरा बेबी आएगा ना तो मैं तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, देख लेना। अंश ने कहा, तुम मुझे रोककर तो दिखाना, तुम्हारा बेबी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं विराज का भी होगा और उस नाते मैं भी उसका कुछ लगता हूँ, समझी। विराज ने हंसते हुए कहा, हाँ अंश, मेरा बेबी तुम्हारा होने वाला दामाद जो है तो तेरा भी हक बनता है। ये सुनकर हीर जो बच्चे को शिवी के रूम की तरफ ले जाने वाली थी, अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर अंश और विराज की तरफ देखा जो अपनी बात पर ही हंस रहे थे। वही रिया अजीब सा फेस बनाए उन्हें देख रही थी। हीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या फालतू की बातें करते रहते हैं ये दोनों। हीर ने अपना सिर झटका और वहां से चली गई। अंश और विराज दोनों ही सोफे पर बैठ गए। वही रिया भी हीर के पीछे शिवी के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद शिवांश भी आकर अंश और विराज के पास बैठते हुए बोला, अंश क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता लगा। अंश ने पूछा, किसके बारे में। तो शिवांश ने कहा, उस तानिया के बारे में। मैं शिवी अपने बेटे को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जब तक मैं उस तानिया को उसके किए की सजा नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। विराज और अंश दोनों ही शिवांश का गुस्सा समझ रहे थे, इसलिए विराज ने कहा, तुम सिर्फ शिवी पर ध्यान दो शिवांश, उस तानिया के अकल ठिकाने लगाने के लिए अंश और महन्ना, और वह इसी शहर में ही है, क्योंकि उसके बाहर जाने के सारे रास्ते तो हमने बंद करवा दिए हैं, और इस शहर में वह कहाँ तक छिपती फिरेगी। यहाँ तक कि तुम्हारा वह ससुर भी उसकी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी हमारी निगरानी में है। अंश ने विराज का बात से अग्री होते हुए कहा, हाँ शिवांश, विराज सही कह रहा है, जैसे ही हमें तानिया मिलती है हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे।
तभी अंश के फोन पर किसी की कॉल आए। अंश ने फोन पिक किया और सामने वाले की बात सुनते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उस पर नजर रखो, कहकर अंश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांश ने पूछा, किसकी बात कर रहे थे तुम? किस पर नजर रखनी है? अंश ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था मैं। ये सुनकर शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा, उसे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मत बोलो, मुझे तो खुद पर गुस्सा आता है कि किसी वक्त उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। अंश ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, सीधा सीधा बोलो ना, उसके प्यार में पागल हो गए थे? वह तो मैं था जिसने उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाकर रखी, वरना तुम तो उससे शादी करने को भी तैयार थे। ये सुनकर शिवांश और भी चिढ़ गया। वहीं विराज को बड़ी हंसी आए। उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, वैसे यह बात तो अंश ने बिल्कुल सही कही है, तुम्हें तो उसका एहसान मानना चाहिए जिसने तुम्हें तानिया जैसी चुड़ैल से बचा लिया। शिवांश ने इरिटेट होते हुए कहा, अब तुम दोनों मेरे सामने बार बार उन दिनों का जिक्र मत करो, तुम्हें भी पता है कि मेरे लिए अब जो कुछ भी है सिर्फ शिवी ही है, शिवी के अलावा कोई नहीं। अंश ने कहा, हाँ हम जानते हैं, पर शिवी भी तो तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से ही है। चलो विराज, हमें अभी निकलना होगा, कहीं हमारा शिकार हमारे हाथ से निकल ना जाए। कहकर अंश खड़ा हुआ तो शिवांश ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आखिर सजा तो उसे मैं ही दूंगा। विराज ने कहा, तुम अभी यहीं रुको, शिवी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तुम्हारा हमारे साथ नहीं बल्कि शिव के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, चलो अंश। शिवांश को भी विराज की बात कहीं ना कहीं सही लगी, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन जब वह तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। अंश ने कहा, हाँ जरूर, कहकर अंश विराज के साथ वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एक हाईवे पर एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड के साथ सड़क पर दौड़ी जा रही थी। वह स्पोर्ट्स कार खुद तान्या ड्राइव कर रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट एकदम साफ नजर आ रही थी। वह बार बार रियर मिरर व्यू में पीछे आ रही गाड़ियों की तरफ देख रही थी। पीछे आ रही दोनों ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार विराज और अंश की थी, जो शिवी का पीछा कर रहे थे। दरअसल तान्या ने अंडरग्राउंड होने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अंश तक उसकी खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, इसीलिए उसका सारा प्लान फेल हो गया था। तभी तान्या की गाड़ी एक मैदानी इलाके में पहुंचे, पर इससे पहले कि वह अंश और विराट को चकमा देकर वहां से निकल पाती, विराज और अंश दोनों ने ही उसकी गाड़ी के आसपास अपनी गाड़ी लाकर उसे घेर लिया। हालांकि तान्या ने अभी भी हार नहीं मानी थी, पर इससे पहले वह निकल पाती अंश ने अपनी गाड़ी सीधा तान्या की गाड़ी के आगे जाकर रोक दी। उसने यह इतनी जल्दी और फुल स्पीड में किया था कि तान्या को संभलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इससे पहले कि तान्या की गाड़ी अंश की गाड़ी के फ्रंट से टकराती, तान्या ने झटके से अपनी गाड़ी को ब्रेक दिया, जिस वजह से तान्या का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। हालांकि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसीलिए वह बच गई। सामने अंश डेविल स्माइल के साथ तान्या को ही देख रहा था, जो डरी सहमी हुई नजरों से अंश को देख रही थी। तभी विराज की गाड़ी तान्या की गाड़ी के बगल में आकर खड़ी हुई। उसने अपना विंडो ग्लास नीचे किया और तिरछी नजरों से तान्या की तरफ देखा। तान्या ने अपने बगल में खड़ी विराज की गाड़ी की तरफ देखा, और जब उसकी नज़र विराज की खतरनाक नज़रों से मिली तो उसकी रूह तक कांप गई। एपिसोड 286। कहानी अब तक। उसने यह इतनी जल्दी और फुल स्पीड में किया था कि तान्या को संभलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इससे पहले कि तान्या की गाड़ी अंश की गाड़ी के फ्रंट से टकराती, तान्या ने झटके से अपनी गाड़ी को ब्रेक दिया, जिस वजह से तान्या का सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। हालांकि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, इसीलिए वह बच गई। सामने अंश डेविल स्माइल के साथ तान्या को ही देख रहा था, जो डरी सहमी हुई नजरों से अंश को देख रही थी। तभी विराज की गाड़ी तान्या की गाड़ी के बगल में आकर खड़ी हुई। उसने अपना विंडो ग्लास नीचे किया और तिरछी नजरों से तान्या की तरफ देखा। तान्या ने अपने बगल में खड़ी विराज की गाड़ी की तरफ देखा, और जब उसकी नज़र विराज की खतरनाक नजरों से मिली तो उसकी रूह तक कांप गई। अब आगे तान्या ने अपनी गाड़ी को बैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से 2-3 गाड़ियों ने आकर उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब उसकी फ्रंट साइड अंश की गाड़ी थी, तो राइट साइड विराज की गाड़ी, और लेफ्ट और बैक साइड 2 गाड़ियां और खड़ी थी, जो अंश और विराज के आदमियों की थी। तान्या खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी। अंश अपनी गाड़ी से बाहर आया और अपने कदम तान्या की गाड़ी की तरह बढ़ा दिए। ये देखकर तान्या के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि अब वह कैसे बचे। उसकी हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे 2 खूंखार शेरों के सामने एक मेमने की होती है। अंश तान्या की कार की विंडो ग्लास के पास आया और उसे टैप कर उसे डोर ओपन करने का इशारा किया, पर तान्या की हिम्मत नहीं थी कि वह डोर ओपन कर बाहर आए।
वह जानती थी कि अगर वह बाहर आए तो उसके सामने खड़ा ये बेरहम इंसान सीधा उसकी गर्दन दबोच लेगा, और यह सच ही था क्योंकि तान्या भी अंश की बेरहमी के बारे में अच्छे से जानती थी और उसे कई बार जिस तरह से वन कर चुका था उससे तो वह जानती थी कि अब वह विराज के चंगुल से बच नहीं पाएगी। तान्या को डोर ओपन न करते देखकर अंश ने उसे वार्निंग देती हुई नज़रों से घूरा। तान्या ने जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली और डर के मारे स्टडी बेस को कसकर पकड़ लिया। तभी अंश ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम डोर नहीं खोलोगी तो क्या मुझसे बच जाओगी? अब तुम्हारा मुझसे बचना नामुमकिन है तान्या। कहकर अंश ने एक जोर का पंच गाड़ी की विंडो ग्लास पर मारा। ये देखकर तान्या के मुंह से एक डर से चीख निकल गई। वहीं उसने डर कर अपने चेहरे को अपनी हथेली में छुपा लिया। वही अंश तब तक विंडो ग्लास पर पंच करता रहा जब तक ग्लास चकनाचूर नहीं हो गया। ग्लास के टूटते ही अंश ने अंदर हाथ घुसाकर डोर अनलॉक किया और डोर ओपन कर तान्या के बालों को पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी तान्या ने कहा, छोड़ो मुझे जाने दो। तभी विराज जो अपनी गाड़ी से बाहर आ गया था, उसने हैरानी से कहा, अंश यह मैं क्या देख रहा हूँ, ये तान्या है या तान्या का भूत? तान्या तो मर चुकी थी ना, और खुद उसके बाप ने कहा था कि वह कब की मर चुकी है। फिर यह हमारे सामने कौन खड़ा है? अंश ने कहा, तुमने सही कहा, तान्या तो कब की मर चुकी है, इसलिए अभी इसी वक्त हम इसकी जान भी ले तो किसी को क्या पता नहीं चलेगा, और उसका वह बेचारा बाप वो भी साबित नहीं कर पाएगा कि उसकी बेटी को हमने मारा है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उसने खुद डिक्लेयर किया था ना उसकी बेटी मर चुकी है। ये सुनकर तान्या का तो चेहरा एकदम डर से सफ़ेद ही पड़ गया। तभी वह बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी जान नहीं ले सकते। अंश ने तान्या की गर्दन दबोचते हुए कहा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ तान्या, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? अगर होता तो तुम वह हरकत कभी करने की ना सोचती, अब जब तुमने ये हिम्मत कर ही दी तो सजा भुगतने से इतना डर क्यों रही हो? उसके लिए भी हिम्मत दिखाओ ना। अंश ने कहते हुए तान्या की गर्दन को जोर से प्रेस किया और उसे गाड़ी के डोर से सटा दिया। तान्या अपने दोनों हाथों से अंश का हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करने लगी। वह गुथी हुई आवाज में बोली, प्लीज अंश मुझे जाने दो, मैं आज के बाद कभी तुम लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगी। पर विराज और अंश दोनों को ही तान्या के इस तरफ से बोलने पर भी क्या ही फर्क पड़ने वाला था, और इस बार तो तान्या सीधा सीधा अंश के चंगुल में फंसी थी, तो जाहिर सी बात है अंश से रहम की उम्मीद करना बेकार ही था। तभी विराज ने अंश से कहा, अंश क्या तुम इसे झटके में मार दोगे? तुम्हें नहीं लगता है कि हमें इसे धीरे धीरे पल पल तुड़पाते हुए मारना चाहिए? अंश ने एक नज़र विराज की तरफ देखा और झटके साथ तान्या की गर्दन को छोड़ दिया। तान्या जिसे लग रहा था कि आज उसका दम निकलने के बाद ही अंश उसकी गर्दन को छोड़ेगा, अचानक ही घुटनों के बल वह नीचे ही बैठ गई और अपने गले को पकड़े हुए जोर जोर से खांसने लगी। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल लालसट हो गया था और उसकी आंखें भी ऐसी लाल हो गई थी जैसे उसमें खून उतर आया हो। अंश ने विराट की बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने सही कहा, हम कभी भी अपने शिकार की जान एक झटके में नहीं लेते ना। एक काम करते हैं, इसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं और इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं जो अक्सर हम अपने दुश्मनों को देते हैं। विराज ने डेविल स्माइल के साथ तान्या की तरफ देखा जो नीचे बैठे हुए जोर जोर से खांस रही थी और अपनी सांस को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। विराज ने हंसते हुए कहा, सही कह रहे हो। फिर अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे उठाकर गाड़ी में डालो और ले चलो, क्योंकि अब इसके नर्क भुगतने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही तान्या ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। अंश तान्या के सामने बैठा और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, ये जो मासूमियत के झूठे आंसू बहाने का ड्रामा था न तान्या, इससे सिर्फ शिवांश पिघल सकता था, यह अंश खुराना नहीं। इसीलिए तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर ज़रा सा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हें कहा था ना मैंने कि अगर तुम्हें शिवांश और शिवी की लाइफ में ज़रा सी भी दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारा सामना सीधा सीधा अंश खुराना से होगा। तो अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी सजा देने का। कहकर अंश खड़ा हुआ और अपने आदमी की तरफ देखते हुए बोला, ले जाओ इसे। अंश का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमियों ने तान्या को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। तान्या चिल्लाते हुए अंश और विराज से उसे छोड़ देने के लिए भीख मांगने लगी, पर किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंश के बाद तान्या को गाड़ी में डालकर वहां से निकल गए। कुछ देर बाद अंशु और विराज भी वहां से निकल गए। अंडस्को एक अस्पताल के बाहर आकर अद्वैत की गाड़ी रुकी। आद्या ने विंडो से हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ देखा और फिर अद्वैत की तरफ देखते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी माँ के सामने कुछ मत बोलना, वह बीमार है, वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अद्वैत ने कहा, आद्या तुम तो मुझे ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हो।
जैसे मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान लूंगा। देखो, अपनी माँ को इस सच से दूर रखना या ये कहो कि उन्हें इस खुशी से दूर रखना सही नहीं है ना। उन्हें पता होना चाहिए कि अब उनका एक दामाद है और साथ ही साथ उनका नाती भी आने वाला है। सच मानो वह भर भर कर आशीर्वाद देंगी तुम्हें, कहकर अद्वैत गाड़ी से बाहर निकल गया। वही आद्या को अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह अद्वैत को जानती थी कि इस आदमी के इरादे क्या है। अद्वैत ने आद्या की साइड का डोर ओपन किया और उसकी सीट बेल्ट ओपन करते हुए कहा, चलो एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानो, मेरे साथ अपनी माँ से मिलने चलो। कहकर अद्वैत ने आद्या की बाह पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। आद्या अभी भी रोते हुए अद्वैत से रिक्वेस्ट किए जा रही थी, प्लीज मेरी बात मानो, उन्हें कुछ मत बताना, वह जीते जी मर जाएगी, मैं तुम्हारी सारी बात मान रही हूं ना। पर अधिक उसकी बात को अनसुना किए हुए अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। वही आद्या को ऐसे रोते देखकर आसपास के लोग भी अजीब नजरों से आद्या और अद्वैत को देख रहे थे। अद्वैत को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद वह रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ और उसने एक नज़र आद्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लिए अद्वैत को ही देख रही थी। अद्वैत ने उसके गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को देखा और अपनी एक फिंगर पर उसकी आंसू की एक बूंद लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा, अब क्या ऐसी शक्ल लेकर तुम अपनी माँ के सामने जाओगी? तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उनका दामाद इतना बुरा है कि तुम्हें रुला रहा है? आद्या ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, अगर उन्हें कुछ हो गया ना अद्वैत तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एपिसोड 287। कहानी अब तक। आद्या को ऐसे रोते देखकर आसपास के लोग भी अजीब नजरों से आद्या और अद्वैत को देख रहे थे। अद्वैत को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। कुछ देर बाद वह रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ और उसने एक नज़र आद्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखों में रिक्वेस्ट लिए अद्वैत को ही देख रही थी। अद्वैत ने उसके गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को देखा और अपनी एक फिंगर पर उसकी आंसू की एक बूंद लेकर उसे गौर से देखते हुए कहा, अब क्या ऐसी शक्ल लेकर तुम अपनी माँ के सामने जाओगी? तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उनका दामाद इतना बुरा है कि तुम्हें रुला रहा है? आद्या ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करो, अगर उन्हें कुछ हो गया ना अद्वैत तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब आगे। अद्वैत ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं जो करता हूँ उसके लिए कभी रिग्रेट नहीं करता। फिर आद्या के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, और मुझे इस बात की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि अद्वैत राठौर के सीने में दिल है ही नहीं जो किसी के इमोशन उसे पर कोई असर करें। कहकर अद्वैत ने आद्या का हाथ पकड़ा और रूम का डोर ओपन कर अंदर चला गया। आद्या की तो पैरों में अब जान ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच जाने के बाद वह अपनी माँ का सामना कैसे करेगी। अद्वैत जाकर बेड के पास खड़ा हो गया। आद्या की माँ बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। अद्वैत ने एक नज़र आद्या की तरफ देखा और फिर आद्या की माँ की तरफ देखते हुए कहा, सासू माँ क्या आप सो रही है? देखिए कौन आया है। यह आवाज़ सुनकर आद्या की माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सवालिया नज़रों से अद्वैत को देखने लगी, लेकिन जब उसने अद्वैत के साथ में आद्या को खड़े हुए देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी भी हुई। आद्या ने अभी तक अपने जल्दी से आंसुओं को पूछ लिए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ आद्या की आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाए। तभी अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, आप तो जाग रही है। अद्वैत की बात सुनकर आद्या की माँ ने सवालिया नज़रों से आद्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि यह कौन है। शायद अद्वैत आद्या की माँ की आंखों में नजर आ रहे सवाल को पहचान गया था। उसने आद्या की माँ से कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? आद्या ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? आद्या की माँ ने कहा, तुम कौन हो बेटा? मैं तुम्हें वाकई में नहीं पहचानती हूँ। क्या मेरी बेटी तुम्हें जानती है? अद्वैत ने एक डेविल स्माइल के साथ आद्या की तरफ देखा, जो अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को सच कैसे बताएं। अद्वैत ने आद्या का हाथ पकड़ते हुए और उसकी माँ को दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं हूं अद्वैत राठौर, आपका दामाद और आद्या का पति। ये सुनकर आद्या की माँ एकदम शॉक्ड रह गई। वह किसी तरह से उठकर बैठते हुए बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? आद्या के पति? आद्या ने शादी कब की? और आद्या तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, ये क्या बोल रहा है? अपनी माँ को इतना बेचैन देखकर आद्या अपनी माँ के बगल में ही बैठ गई और उन्हें शांत करवाती हुई बोली, माँ प्लीज आप शांत हो जाए। आद्या की माँ ने कहा, शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं आद्या? अचानक एक अनजान इंसान तुम्हारे साथ मेरे सामने आकर खड़ा होता है और कहता है कि वह तुम्हारा पति है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इस बात पर शांत रहूं। ये सब क्या हो रहा है आद्या, बताओ मुझे। अद्वैत ने झूठी हैरानी दिखाते हुए कहा, वाह आद्या, तुमने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। ये तो बिल्कुल गलत किया तुमने।
तुम्हें अपनी माँ को बताना चाहिए था ना, फिर तो तुमने अपनी माँ को वह दूसरी बात भी नहीं बताई होगी कि हमने ऐसी अचानक शादी क्यों की। आद्या की माँ अब बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। उसने अद्विक से कहा, शादी कब हुई तुम दोनों की और क्या वजह थी तुम दोनों की ऐसे शादी करने की, वो भी अचानक। तो अद्विक ने कहा, सासू माँ हमारी शादी आज ही हुई है, दरअसल कुछ ऐसी मजबूरी हो गई थी कि हमें जल्दबाजी में यह फैसला लेना पड़ा। आपकी बेटी तो ये सच आपसे छुपाना चाहती थी, पर मैंने कह दिया कि नहीं सासू माँ से कोई सच नहीं छुपाया जाएगा। क्या हुआ जो हमने उन्हें बिना बताए शादी कर ली, लेकिन कम से कम हमें उनका आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए ना। आद्या विचारों वाली नजरों से अद्विक को देख रही थी, जैसे कह रही हो कि प्लीज चुप हो जाओ। और अद्विक ने आद्या की मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे आपसे एक खुशखबरी शेयर करनी है। मैं जानता हूं जब आपको वह खुशखबरी मिलेगी तो आप एकदम खुश हो जाएंगी। आद्या की मां ने पूछा, कौन सी खुशखबरी, किस खुशखबरी की बात कर रहे हो तुम? तो अद्विक ने झूठी उदासी के साथ कहा, वैसे तो मैं ये चाहता था कि यह खुशखबरी आद्या आपको खुद बताएं, लेकिन पता नहीं क्यों यह आपसे छुपाना चाहती थी। लेकिन मैंने भी इसे कह दिया कि आपका ये जानने का हक है और मैं अपनी सासू माँ से कभी भी यह नहीं छुपाऊंगा। आद्या तुम ही खुशखबरी खुद अपने मुंह से बताने वाली हो या फिर मैं बताऊं? आद्या ने धीमी आवाज में कहा, अद्विक प्लीज चुप हो जाओ। पर अद्विक कहाँ चुप होने वाला था। उसने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आद्या की माँ से कहा, सासू माँ आप नानी बनने वाली है और आद्या और मैं मॉम डैड बनने वाले हैं। तो है ना ये खुशखबरी, एक के साथ दूसरी खुशखबरी फ्री। ये सुनकर आद्या की माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि अब वह सांस भी नहीं ले पा रही हो। आद्या की माँ की तबीयत ऐसे खराब होते देखकर आद्या एकदम घबरा गई। माँ प्लीज शांत हो जाए, आप इसकी कोई बात मत सुनिए। प्लीज माँ आप शांत हो जाए। आद्या की माँ की तबीयत खराब होते देखकर अद्विक ने कहा, सासू माँ आपको इतनी खुशी महसूस हो रही है कि आप सांस भी नहीं ले पा रही है। प्लीज आप सांस लीजिए, अभी तो आपको अपने नाती को अपनी गोद में खिलाना है। ये सुनकर आद्या अब चिल्लाते हुए अद्विक से बोली, अद्विक प्लीज जाओ यहाँ से, तुमने जो करना था वह कर दिया। अब प्लीज चले जाओ, छोड़ दो हमारा पीछा। अद्विक ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए लापरवाही के साथ कहा, पीछा छोड़ने के लिए थोड़ी शादी की है। मैं बाहर ही हूँ, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप बाहर आ जाना वरना खींच कर ले जाऊंगा। कहकर अद्विक ने एक नज़र आद्या की मां की तरफ देखा और सीटी बजाते हुए रूम से बाहर निकल गया। वहीं आद्या वापस अपनी मां के पास बैठी और उन्हें गले से लगाकर उनकी पीठ रब करने लगी। आद्या के ऐसा करने से उसकी मां धीरे धीरे शांत होने लगी। आद्या ने अपनी मां से दूर होते हुए कहा, मां प्लीज खुद को संभालिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहकर आद्या ने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और अपनी मां को पानी पिलाने लगी। पानी पीने से आद्या की मां थोड़ी सी शांत हुई। फिर उन्होंने आद्या की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, आद्या ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि तुमने अचानक ये सब? और बेटा तुम पेट से हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? आद्या अपनी मां को पूरा सच नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मां मुझे लगा था कि आप ये सच जानकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, और दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर ही अद्विक ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को कोई नाजायज कहे। ये सुनकर आद्या की मां ने कहा, पर बेटा मुझे यह इंसान सही नहीं लगता है, तुम इसके साथ कैसे रहोगी? अब आद्या अपनी मां को कैसे बताती कि यह शादी सिर्फ तब तक है जब तक कि वह अद्विक के बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। इसीलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, माँ यह इतने भी बुरे नहीं है, दरअसल मैं ये बात आपसे कहने से डर रही थी, इसीलिए यह मुझे यहाँ लेकर आए ताकि मैं इस बात को आपको बता सकूं। इन्हें लगा था कि आपसे झूठ बोलना सही नहीं है। अब आप चिंता मत कीजिए और अपना ख्याल रखिए। आद्या ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। अब आद्या के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। ये गुस्सा अद्विक के लिए था। उसने मन ही मन कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया अद्विक राठौर, बात अगर मुझ तक रखते तब भी शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, पर इन सब में तुम मेरी बीमार माँ को बीच में लेकर आए हो, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। फिर तुरंत ही आद्या अपने फेस के भाव बदले और माँ को थोड़ा दूर करते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस शादी से खुश हूँ। फिलहाल मुझे अभी जाना होगा, यह बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। आद्या की माँ ने आद्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची, और मुझसे मिलने आती रहना, तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली मिलेगी। आद्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठकर रूम से बाहर निकल गई। एपिसोड 288। कहानी अब तक। ये गुस्सा अद्विक के लिए था। उसने मन ही मन कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया अद्विक राठौर,
बात अगर मुझ तक रखते तब भी शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, पर इन सब में तुम मेरी बीमार माँ को बीच में लेकर आए हो, इसका हिसाब तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। फिर तुरंत ही आद्या अपने फेस की भाव बदले और माँ को थोड़ा दूर करते हुए एक फेक स्माइल के साथ कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इस शादी से खुश हूँ। फिलहाल मुझे अभी जाना होगा, यह बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। आद्या की माँ ने आद्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची और मुझसे मिलने आती रहना, तुम्हें देखकर मुझे तसल्ली मिलेगी। आद्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उठकर रूम से बाहर निकल गई। अब आगे आद्या रूम से बाहर आए और उसने रूम का डोर बंद किया और रूम के बगल वाली दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अब तक जो आंसू उसने रोके हुए थे अब उसकी आंखों से लगातार बहने लगे। उसने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, जैसे अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये सब बेकार था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोने लगी। इस वक्त वह अंदर से इतनी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रही थी जिसे वह शायद लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे लगातार आंसू उसके टूटे हुए दिल के हाल बयां कर रहे थे। आद्या ने अपने आंसू साफ किए और एक बार तिरछी नजरों से रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा और खुद को रिलैक्स करे हुए कहा, बस आद्या तुझे अब टूटना नहीं है, तुझे अब उसे अद्विक राठौर का सामना करना है। आज जो उसने किया ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वह मेरी बीमार माँ को इन सब के बीच में लेकर आया है ना, तो अब मैं भी जानती हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। कहकर आद्या ने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और अपने कदम हॉस्पिटल के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। बाहर ही अधूरे गाड़ी में बैठे हुए आद्या के बाहर आने का वेट कर रहा था। अद्विक ने तिरछी नजरों से हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस की तरफ देखा जहां से आद्या बाहर आ रही थी। आद्या को देखकर अद्विक के होठों पर एक डेविल स्माइल आई, पर आद्या ने उसे इग्नोर किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। आद्या को गाड़ी में न बैठे देख और वहां से आगे बढ़ते देखकर अद्विक ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी और बहुत ही स्लो स्पीड के साथ आद्या के साथ साथ गाड़ी चलाते हुए वह आद्या की तरफ देखते हुए बोला, अकेले कहाँ जा रही हो, गाड़ी में आकर बैठो। आद्या ने अद्विक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह ऐसे ही सड़क पर चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाती रही। आद्या को अपनी बात न मानते देखकर अद्विक ने गाड़ी का ब्रेक लगाया और गाड़ी का डोर ओपन कर बाहर आया। आद्या अभी भी नहीं रुकी और वह सड़क पर ऐसे ही चली जा रही थी। अद्विक ने जल्दी से जाकर आद्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दी और यह क्या ड्रामा लगा रखा है, चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। आद्या ने पहले तो बिना किसी भाव के अद्विक की तरफ देखा और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं अद्विक राठौर, जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। चिंता मत करो, कहीं और नहीं जाऊंगी, तुम्हारे ही घर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ इस गाड़ी में नहीं। अद्विक ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, मेरा मेंशन यहाँ से बहुत दूर है और तुम पैदल पैदल वहां तक जाओगी, वो भी इस हालत में। अद्विक की बात सुनकर अब आद्या ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, वाह, अद्विक राठौर ने तो अभी कहा था कि उसे किसी के इमोशन की या किसी की भी कोई फिक्री नहीं है, तो अब अचानक से अद्विक राठौर को मेरी फिक्र कहाँ से हो गई। अद्विक ने इरिटेट होते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, भूलो मत तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं तुम्हारी नहीं अपने बच्चे की फिक्र कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो। अब गाड़ी में जाकर बैठ रही हो या उठा कर ले जाओ। आद्या ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। आद्या को अपनी बात न मानते देखकर अद्विक ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, नखरे तो ऐसे दिखा रही है जैसे कि मैं इसके नखरे उठाने के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। कहने के साथ ही अद्विक ने झटके से आद्या को अपनी गोद में उठा लिया, जिससे आद्या के मुंह से डर की वजह से एक हल्की सी चीख निकली और नीचे गिरने के डर से आद्या ने अद्विक के गले में अपनी बाहें डाल दी और हैरानी से अद्विक को देखने लगी। अद्विक ने एक नज़र आद्या की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, तुम्हें ऑर्डर ही दे रहा था और जब तक तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हो मेरे हर ऑर्डर को तुम्हें मनाना ही होगा। कहते हुए अद्विक ने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। आद्या ने उस वक्त अद्विक से कुछ भी नहीं कहा। अद्विक ने गाड़ी का डोर ओपन किया और आद्या को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा दिया, फिर उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए एक नज़र आद्या की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के सामने की तरफ देख रही थी। अद्विक ने उसकी साइड का डोर बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। अंडस्को एक कमरे में तान्या चेयर से बंधी हुई बैठी हुई थी। उस कमरे में न के बराबर रोशनी थी, क्योंकि वहां पर एक छोटा लाल रंग का बल्ब जल रहा था। जिस कमरे में वह लाल रंग की रोशनी मध्यम मध्यम से फैली हुई थी, जिस वजह से उस कमरे का माहौल काफी डरावना लग रहा था। तान्या की हालत देखकर लग रहा था जैसे वह अभी अपने होश में नहीं है। उसने अपना सिर झुकाया हुआ था और उसके बाल सारे बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था।
तभी किसी ने उसके मुंह पर तेजी से पानी डाला, जिससे तान्या एकदम झटके के साथ होश में आए और हौंफते हुए बोली, कौन है यहाँ? मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी उसकी नज़र सामने खड़े शिवांश पर गई, जो उसे नफरत और गुस्से से घूर रहा था। शिवांश को सामने देखकर तान्या की बोलती एकदम बंद हो गई। फिर वह शिवांश से गिड़गिड़ाते हुए बोली, शिवांश तुम यहाँ। शिवांश अपनी तान्या देखो, तुम्हारे भाई ने मेरी क्या हालत कर दी। वह मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और मुझे टॉर्चर भी किया। प्लीज तुम अंश को बोलो ना कि मुझे यहाँ से जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। शिवांश ने अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के जग को साइड में फेंका, जिससे वह दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। फिर आगे बढ़कर उसने तान्या के गालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर कर उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए उसकी आंखों में देखा। उसके ऐसा करने से तान्या एकदम से सहम गई। शिवांश ने अपने दांत भींचते हुए कहा, अंश ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम यही सब डिजर्व करती हो तान्या। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है? नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है। अरे बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी हो। कहकर शिवांश ने नफरत के साथ उसके गालों को झटक दिया, जिससे तान्या का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने वापस शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, शिवांश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भूल गए तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरी कितनी केयर करते थे। आज तुम भी मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो। बताओ मेरी गलती क्या है? शिवांश ने पहले तो बहुत ही हैरानी के साथ तान्या को देखा कि इस लड़की ने इतना कुछ कर दिया और उसके बावजूद पूछ रही है कि उसकी गलती क्या है। शिवांश ने अपने दोनों हाथ चेयर पर रखे और वह हल्का सा झुका और तान्या के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जिस लड़की की केयर करता था ना तान्या, वह तुम जैसी मक्कार नहीं थी। ऐसा मुझे लगता था, पर हकीकत में तुम मक्कार ही थी, और सबसे ज्यादा बेशर्म लड़की भी, जो सिर्फ एक मुखौटा लगाए मेरे सामने घूमती थी। अब तुम्हारा वह मासूमियत का नकाब मेरे सामने कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मेरे सामने कब का हट गया है। उसके बावजूद भी तुम सफाई दे रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। शिवांश की बात सुनकर तान्या की आंखों से आंसू आने लगे। यह आंसू उसके डर के थे जो उसे शिवांश से लग रहा था। फिर भी उसने एकटक देखते हुए कहा, तो मैं क्या करती शिवांश, तुम सब ने ही मुझे मजबूर किया। अगर कोई तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यार को तुमसे चुरा कर ले जाए तो तुम क्या करोगे? उसकी जान ही ले लोगे ना? ये सुनते ही शिवांश का पारा एकदम हाई हो गया। उसने जन्नातेदार थप्पड़ तान्या के मुंह पर लगाया और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, प्यार झूठ की बुनियाद पर नहीं किया जाता है तान्या। अरे मैं तो तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता था कि तुम क्या हो, लेकिन क्या तुमने मेरे प्यार की कदर की? नहीं ना, कभी नहीं। तुम मुझसे ही झूठ बोलती रही, यहाँ तक कि तुमने शिवी के खिलाफ मेरे मन में इतना जहर भर दिया कि मैं तुम्हारी बातों में आकर उस मासूम को भी टॉर्चर करता रहा, जबकि उस बेचारी की कभी कोई गलती थी ही नहीं। मुझे तो घिन आती है खुद पर कि कभी मैं तुम्हारे भी करीब था। फिर तान्या की गालों को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरी और शिव के बीच आने की कोशिश मत करना और मेरी शिवी से दूर रहना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना। कहते हुए शिवांश ने जोर से तान्या के गले को प्रेस किया, जिससे तान्या एकदम झटपटाती रह गई। वह तो शिवांश के हाथ को अपने गले से हटा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ होने लगी और चेहरा पूरी तरह से लाल हो रहा था। तभी शिवांश ने झटके से उसे छोड़ दिया और उससे दूर होते हुए बोला, ना तन्या, तुम्हें इतनी आसानी से मरने थोड़ी ना दूंगा। अगर तुम्हें मैंने झटके से मार दिया तो तुम्हारे लिए सजा तो बहुत कम होगी, क्योंकि तुमने जो आज तक किया है और जितना मेरी शिवी को तड़पाया है, उसके लिए ये सजा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और सोचा हुआ है। एपिसोड 289। कहानी अब तक। तान्या के गालों को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरी और शिव के बीच आने की कोशिश मत करना और मेरी शिवी से दूर रहना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना। कहते हुए शिवांश ने जोर से तान्या के गले को प्रेस किया, जिससे तान्या एकदम झटपटाती रह गई। वह तो शिवांश के हाथ को अपने गले से हटा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए थे। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ होने लगी और चेहरा पूरी तरह से लाल हो रहा था। तभी शिवांश ने झटके से उसे छोड़ दिया और उससे दूर होते हुए बोला, ना तन्या, तुम्हें इतनी आसानी से मरने थोड़ी ना दूंगा। अगर तुम्हें मैंने झटके से मार दिया तो तुम्हारे लिए सजा तो बहुत कम होगी, क्योंकि तुमने जो आज तक किया है और जितना मेरी शिवी को तड़पाया है, उसके लिए ये सजा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और सोचा हुआ है। अब आगे। तान्या, जो शिवांश के गला छोड़ने की वजह से जोर जोर से खांस रही थी, उसने अपनी लाल हो चुकी आंखों से शिवांश की तरफ देखा,
जैसे पूछ रही हो कि कौन सी सजा। तो शिवांश ने एक रूथलेस स्माइल के साथ कहा, सारी जिंदगी भर की गुलाम हो तुम मेरी। वैसे भी कौन ही तुम्हें ढूंढने आएगा, क्योंकि दुनिया की नज़र में तो तुम पहले ही मर चुकी हो। तो जाहिर सी बात है कि मरे हुए को कौन ढूंढता है। लेकिन मेरी कैद में रहकर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी, तुम एक गुलाम की जिंदगी जियोगी। मैं तुमसे शिवी के बहते हर आंसू का बदला तुमसे लूंगा। तान्या, याद रखना, तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर बना दूंगा कि तुम पल पल अपने लिए मौत की भीख मांगोगी और कोसोगी उस दिन को जब तुमने मेरी शिवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब अपनी जिंदगी को नर्क बनते देखने के लिए तैयार हो जाओ तान्या। कहकर शिवांश ने उसे एक डेविल स्माइल पास की और वहां से निकल गया। तान्या पीछे से चिल्लाती रह गई, शिवांश प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस देश को ही छोड़कर चली जाऊंगी, फिर कभी तुम्हारे और शिवी के सामने नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर भला उसकी बात कौन सुनता। शिवांश तो वहां से कब का जा चुका था। तान्या अब अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। खुराना मेंशन, रात का वक्त। सभी लोग डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में आराम करने के लिए जा चुके थे। वहीं राजवीर जी जो इस वक्त स्टडी रूम से बाहर आए ही थे, तभी उनकी नज़र मेन एंट्रेंस की तरफ गई, जहां से मिस्टर माथुर चिल्लाते हुए अंदर आ रहे थे, अंश खुराना बाहर आओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ छुपाया है तुमने उसे। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मिस्टर माथुर को इतना ज्यादा गुस्से से अंदर आते देखकर राजवीर जी के कदम रुक गए। तभी मिस्टर माथुर की नज़र राजवीर जी पर गई और वह उनके पास आते हुए बोले, मिस्टर राजवीर खुराना प्लीज अपने बेटे से कहिए कि मेरी बेटी को मुझे लौटा दे। राजवीर जी इस बात पर कुछ कहते तभी सीढ़ियों पर खड़े हुए अंश ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सी बेटी, किसकी बात कर रहे हैं मिस्टर माथुर? क्या आप शिवी की बात कर रहे हैं? मिस्टर माथुर और राजवीर दोनों की नज़र अंश पर गई, जो मिस्टीरियस स्माइल के साथ मिस्टर माथुर को ही देख रहा था। मिस्टर माथुर ने अपने कदम अंश की तरह बढ़ाए और सीढ़ियों के पास आते हुए कहा, अंश कहाँ है मेरी बेटी? देखो मैं शराफत से पूछ रहा हूँ तो बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी शिवांश की आवाज आए, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है मिस्टर माथुर। वैसे अंश ने सही सवाल पूछा है, किस बेटी की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि एक बेटी तो आपकी मर चुकी है ना तान्या, और अब तो आपकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसके लिए अचानक ही आपके दिल में प्यार उमड़ आया है। ये सुनकर मिस्टर माथुर की नजरें झुक गई। उसने शिवांश की तरफ देखा जो अपनी एक आईब्रो चढ़ाए हुए उन्हें ही देख रहा था। अंश एक एक सीढ़ी उतरते हुए शिवांश से बोला, हाँ शिवांश तुम सही कह रहे हो, इनकी एक बेटी तो कब की मर चुकी है ना, और रही बात शिवी की, तो शिवी को तो यही होना चाहिए। हम भला शिवी को मिस्टर माथुर के घर क्यों भेजेंगे, क्योंकि शिवी का तो यही ससुराल है। मिस्टर माथुर अब अपनी ही बातों में फंस चुके थे, क्योंकि जब शिवांश तान्या को ढूंढने के लिए उनके मेंशन में आया था, उसको मिस्टर माथुर ने यही कहा था कि तान्या तो कब की मर चुकी है, वह भला यहाँ कैसे हो सकती है। अब अगर मिस्टर माथुर इस बात को एक्सेप्ट करते कि तान्या जिंदा थी और मिस्टर माथुर ही तान्या का साथ दे रहे थे, तो सीधे सीधे तौर पर मिस्टर माथुर इन दोनों भाइयों के निशाने पर आ जाते। मिस्टर माथुर को चुप देखकर राजवीर जी उनके पास आते हुए बोले, हाँ जवाब दीजिए ना मिस्टर माथुर, आप भला शिवी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? मिस्टर माथुर को तान्या की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि उनका तान्या से कांटेक्ट खत्म हो चुका था और वह तान्या को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें तान्या की गाड़ी तो मिली पर तान्या उस गाड़ी में नहीं थी, और इस वजह से उन्हें शक हो गया था कि जरूर तान्या अंश और शिवांश के पास ही है। मिस्टर माथुर को ऐसे कश्मकश में देखकर शिवांश ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, डैड यह अपनी बेटी तान्या को ढूंढने ही यहाँ आए हैं। वैसे भी इन्हें कहाँ शिवी की फिक्र है? अगर इन्हें शिवी की फिक्र होती तो क्या आपको लगता है कि शिवी और आरव की कभी वह हालत होती जो हालत उनके घर में रहकर उन दोनों की हुई है? राजवीर जी को समझ नहीं आया कि शिवांश कहना क्या चाहता है। उन्होंने कहा, पर शिवांश तान्या तो मर चुकी है ना, तो भला वह? तभी अंश ने मिस्टर माथुर को घूरते हुए कहा, जिंदा थी वह और इन्हीं के पास थी। इन्होंने पूरी दुनिया से तान्या को छुपा कर रखा था। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अंश ने कहा, वह तो उस दिन शिवी को किडनैप करने हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। वह तो भला हो सीसीटीवी फुटेज का जिसमें हमें पता चला कि तान्या जिंदा है, और वही शिव को किडनैप करने के लिए हॉस्पिटल आई हुई है। अंश की बात सुनकर मिस्टर माथुर एकदम से बौखला गए। राजवीर जी ने सवालिया नजरों से मिस्टर माथुर की तरफ देखा और मिस्टर माथुर के चेहरे की उड़ी हुई हवाएं को देखकर उन्हें समझने देर न लगी कि उनके दोनों बेटे सच कह रहे हैं। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कोई अपने एक बच्चे के प्यार में इतना अंधा कैसे हो सकता है मिस्टर माथुर की अपने बच्चों के गुनाह तक को ना देख पाए। अगर वह किसी और के साथ बुरा करते हैं तो समझ भी आता है,
लेकिन तुम्हारी एक बेटी अब तुम्हारे दूसरे दोनों बच्चों के साथ में बुरा कर रही है और आप अभी तक उसकी हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिस्टर माथुर के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ इस बार मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए। मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और कभी भी उसकी और अपनी शक्ल भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। ये बात सुनकर शिवांश ने कहा, ये बात तो आप भूल ही जाए कि उसे अब माफ़ी मिलेगी भी, क्योंकि इस बार जो हरकत उसने की है इसके बाद उसे माफ़ी नहीं सीधा मौत मिलनी चाहिए। ये सुनते ही मिस्टर माथुर एकदम घबराते हुए बोले, नहीं शिवांश, तुम ऐसा नहीं कर सकते, भूलो मत किसी वक्त तुमने उससे प्यार किया था, वो बस तुम्हारे प्यार में पागल है इसीलिए उसने ये सब किया, कम से कम उसी प्यार के खातिर ही सही तुम उसे। तभी शिवांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए और यह क्या बार बार आपने और आपकी बेटी ने लगा रखा है कि मैं उससे प्यार किया था, वह सिर्फ एक सिंपैथी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शिवी तान्या को परेशान करती है। हकीकत में तो मैं उस सिंपैथी को ही प्यार समझता रहा, जबकि वह प्यार कभी था ही नहीं, और तान्या मेरे तो क्या किसी के प्यार के काबिल नहीं है मिस्टर माथुर, इसलिए भूल जाए कि अब मैं आपको तान्या की शक्ल भी कभी देखने दूंगा। कहकर शिवांश वहां से जाने लगा। तभी मिस्टर माथुर एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए बोले, बस एक बार और उसे माफ कर दो, आज के बाद वह कभी तुम लोगों के सामने नहीं आएगी। अंश ने टोंट मारते हुए कहा, क्या कहा माफ कर दे, ताकि अगली बार वह फिर से शिवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि इस बार तो उसका प्लान फेल हो गया ना, वह भी शिवांश की वजह से। मिस्टर माथुर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी बेटी को कैसे बचाएं। मिस्टर माथुर की बेबसी देखकर राजवीर जी ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अगर कभी तुमने अपनी बड़ी बेटी तान्या को लाड प्यार देने के साथ संस्कार भी दिए होते ना तो आज तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ये हालत न होती, और तुम इस तरह से अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे होते। अब चले जाओ यहाँ से और दोबारा इस मेंशन में कदम मत रखना, कहकर राजवीर जी वहां से चले गए। वहीं अंश और शिवांश ने हिकारत भरी नजरों से मिस्टर माथुर को देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। उस हॉल में अब सिर्फ मिस्टर माथुर बेबस से बिल्कुल अकेले ही खड़े रह गए। मिस्टर माथुर कानों में बार बार मिस्टर राजवीर की कही हुई बात गूंज रही थी। वह धीरे से बोले, आपने सही कहा मिस्टर खुराना, काश मैंने तान्या की हर ख्वाहिश पूरी करने के साथ साथ उसके संस्कारों पर भी ध्यान दिया होता तो आज उसकी वह हालत न होती। आज मेरी बेटी भी पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ किसी घर की रानी बनी बैठी होती, मेरे तीनों बच्चों में भी आपस में बहुत प्यार होता। अब मिस्टर माथुर को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह थके कदमों से मैनेंट्रेस की तरफ बढ़ गए। एपिसोड 290 कहानी अब तक। अंश और शिवांश ने हिकारत भरी नजरों से मिस्टर माथुर को देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। उस हॉल में अब सिर्फ मिस्टर माथुर बेबस से बिल्कुल अकेले ही खड़े रह गए। मिस्टर माथुर कानों में बार बार मिस्टर राजवीर की कही हुई बात गूंज रही थी। वह धीरे से बोले, आपने सही कहा मिस्टर खुराना, काश मैंने तान्या की हर ख्वाहिश पूरी करने के साथ साथ उसके संस्कारों पर भी ध्यान दिया होता तो आज उसकी वह हालत न होती। आज मेरी बेटी भी पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ किसी घर की रानी बनी बैठी होती, मेरे तीनों बच्चों में भी आपस में बहुत प्यार होता। अब मिस्टर माथुर को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए वह थके कदमों से मैनेंट्रेस की तरफ बढ़ गए। अब आगे शिवांश जब अपने रूम में आया तो उस वक्त शिवी अपने नन्हे बेटे को अपनी गोद में लिए हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठी हुई थी। वह बड़े ही प्यार से अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी, जो कि उसकी गोद में इस वक्त चैन की नींद सो रहा था और सोते हुए काफी क्यूट लग रहा था। अपनी बीवी और बच्चे को देखकर शिवांश के फेस पर भी सुकून भरी स्माइल आ गई और उसने अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा दिए। शिवी ने नजर उठाकर शिवांश की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ शिवांश, कोई आया था क्या? दरअसल रूम का डोर बंद था, जिस वजह से शिवी को बाहर की आवाज अंदर सुनाई नहीं दे रही थी। शिवांश ने शिवी के सामने बैठते हुए कहा, नहीं कोई नहीं आया था। फिर प्यार से अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे पालने में सुला देती हूँ। शिवी ने कहा, नहीं इसे मैं अपने पास ही सुला लेती हूँ। शिवांश ने कहा, शिवी इस वक्त तुम्हें भी आराम की बहुत जरूरत है, और चिंता मत करो, पालना हमारे पास ही तो है, जब ये जागेगा हमें पता चल जाएगा। शिवांश ने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और प्यार से उसकी फहद को चूम लिया, फिर उसे धीरे से पालने में लिटाकर हल्का सा ब्लैंकेट से उसको ऊपर कवर कर दिया। फिर वापस वह शिवी के पास आया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शिवी ने अपना सिर शिवांश के कंधे पर टिकाते हुए कहा, ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है। शिवांश ने अपने एक हाथ से शिवी के बालों को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम पहले की तरह हो जाओगी। शिवांश ने जानबूझकर मिस्टर माथुर और तान्या की बात शिवी से छुपाई थी,
वह नहीं चाहता था कि शिवी जरा सा भी स्ट्रेस ले, क्योंकि श्री अभी मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक थी। अद्विक राठौर का मेंशन। आद्या एक बड़े से रूम के अंदर एक ग्लास विंडो के पास खड़ी हुई बाहर की तरफ एकटक देख रही थी। इस वक्त वो अपने हाथ बांधे हुए थी और उसका चेहरा बिल्कुल ही शांत नजर आ रहा था, लेकिन आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में हो। तभी उस रूम का डोर ओपन होने की आवाज आई, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए तो आद्या घबरा गई, लेकिन जल्दी उसने अपनी घबराहट को काबू कर लिया, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी इस वक्त रूम में कौन आया होगा। और जैसा कि उसने सोचा था, उसे अपनी कमर पर अद्विक की मजबूत बाहों के स्पर्श का एहसास हुआ। अद्विक ने आद्या की नेक पर झुकते हुए कहा, क्या सोच रही हो बीवी? शायद तुम मन ही मन मुझे गालियां दे रही हो, लेकिन अब तो हमारा रिश्ता पति पत्नी का है ना, तो तुम्हें एक बीवी होने के नाते अपने पति के लिए ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। आद्या ने बिना पीछे पलटे ही कहा, अब रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर गालियां, ये तो इंसान की हरकतों पर ही डिपेंड करता है ना मिस्टर अद्विक राठौर। आद्या की बात सुनकर अद्विक अजीब तरीके से मुस्कुराया, जैसे उसे आद्या की बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। फिर आद्या की नेक पर किस करते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी टेम्पररी बीवी, तुम मुझे जितनी चाहे गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर झटके से पलटकर उसने आद्या को अपने सामने करते हुए कहा, लेकिन मैं आज की रात इन फालतू की बातों में खराब नहीं करना चाहता। आखिर तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारा फर्ज है ना कि एक अच्छी बीवी की तरह हर रात तुम मुझे खुश करो। ये सुनते ही आद्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मिस्टर अद्विक राठौर, भूलिए मत, मैं यहाँ पर आपकी बीवी की हैसियत से नहीं, आपके होने वाले बच्चे की माँ की हैसियत से आई हूँ, और हमारी बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वह इसी बेस पर हुआ था ना कि जैसे ही यह बच्चा इस दुनिया में आता है उसी दिन हमारा ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही अद्विक ने आद्या की कमर को हल्का सा प्रेस करते हुए कहा, अब चाहे ये रिश्ता किसी भी बेस पर हुआ हो, पर इस बात को नहीं झूठला सकती हो कि तुम मेरी बीवी हो, और पति होने के नाते मैं अपना हक तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कहने के साथ ही अद्विक ने आद्या को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और बैग की तरह बढ़ गया। आद्या को इस बार अद्विक पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह भी जानती थी कि इस वक्त वह चाहकर भी अद्विक को नहीं रोक सकती। अद्विक ने आद्या को बेड पर लगभग पटक ही दिया, पर उस वक्त शायद वह भूल गया था कि आद्या इस वक्त प्रेग्नेंट है। आद्या ने थोड़ा गुस्से से कहा, क्या तुम भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। अद्विक ने आद्या पर झुकते हुए कहा, किसने कहा कि प्रेगनेंसी में करीब नहीं आ सकते? मैंने तो नहीं सुना। फिर एक एविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैरिज पेपर पर मैंने तुम्हारे साइन इसलिए लिए थे कि मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए था? नहीं आद्या, अगर मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ही चाहिए होता ना तो उसके लिए मुझे कोई एग्रीमेंट साइन करवाने की जरूरत नहीं होती। वह तो तुम्हें मैं अपने पास रखकर वैसे भी हासिल कर ही लेता, बल्कि मुझे तो तुम भी चाहिए थी। ये सुनकर आद्या एकदम हैरान रह गई। वह हैरानी से बोली, पर तुमने तो। इससे पहले कि आद्या अपनी बात आगे करती, अद्विक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हाँ मैंने तुमसे एग्रीमेंट साइन करवाया कि जैसे ही यह बच्चा पैदा होता है मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, और वाकई में मैं ऐसा करूंगा भी, लेकिन तब तक तुम्हें मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होगी, वह भी एक अच्छी बीवी बनकर। अद्विक की बात सुनकर आद्या ने हिकारत से अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और नफरत भरी आवाज में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। अद्विक ने उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, तुमसे किसी ने पूछा कि क्या होगा और क्या नहीं? इसी के साथ अद्विक आद्या के ऊपर झुकता ही जा रहा था। आद्या अद्विक से दूर होने के लिए पीछे की तरफ हो रही थी, लेकिन अद्विक ने उसे बेड पर धकेला और उसके ऊपर आते हुए बोला, अब तो नखरे दिखाना बंद कर दो बीवी, क्योंकि अब तो बात मेरी हक की है, जो मैं कभी नहीं छोड़ता। कहने के साथ ही अद्विक ने आद्या की कलाइयों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया और आद्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आद्या बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, लेकिन जितना वह अद्विक को दूर करने की कोशिश कर रही थी, अद्विक उतना ही ज्यादा फोर्सफुली उसे किस कर रहा था। आद्या अपना हाथ भी अद्विक के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अद्विक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अब उसे अपनी कलाइयों में भी दर्द होने लगा था, जिस वजह से आद्या की आंखों के किनारे से आंसू बहने लगे। पर कुछ देर बाद उसने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह अद्विक को नहीं रोक सकती। उसे वह वक्त याद आ गया जब अद्विक ने उसे काफी हर्ट किया था। आद्या को अब शांत होते देखकर अद्विक ने अपनी पकड़ आद्या की कलाई से ढीली कर दी और उसके चेहरे को थामकर उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगा। आद्या किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई एकटक सीलिंग की तरफ देख रही थी, वहीं अद्विक मनमानी पर मनमानी किए जा रहा था। कुछ देर बाद अद्विक बेड पर हेड रेस्ट से टेक लगाए बैठे हुए स्मोक कर रहा था। इस वक्त उसकी अपर बॉडी जो काफी मस्कुलर थी पूरी तरह से न्यूड थी।
उसने तिरछी नजरों से अपने बगल में सोई हुई आद्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी और उसकी बंद आंखों के किनारे पर बनी आंसुओं की लकीरें साफ दिखा रही थी कि वह कितना ज्यादा रोई थी। आद्या को सोते देखकर अद्वैत के होठों पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। वह हल्का सा आद्या के चेहरे की तरफ झुका और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना आद्या, अगर दोबारा मेरे सामने आई तो फिर खुद से दूर न जाने दूंगा। तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ और ना ही तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें पाने के बाद मुझे किसी और को पाने की हसरत नहीं रह गई। मेरी लाइफ में पहले भी कई लड़कियाँ आए और आगे भी कई लड़कियाँ आएंगी, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ जो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। तुम्हें भी ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ता अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेती, लेकिन तुमने मेरे ईगो को जो हर्ट किया और जो एटीट्यूड मुझे दिखाया है ना, मुझे तुम्हारा वही एटीट्यूड तोड़ना था। मैं तुम्हें अपने सामने टूटते बिखरते देखना चाहता हूँ, तब जाकर मेरे ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कहने के साथ ही अद्वैत ने झटके से ब्लैंकेट हटाया और उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वही आद्या जिसने अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दरअसल जब अद्वैत ने उसके गालों को सहलाया था तभी आद्या की नींद खुल गई थी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। वह खाली आंखों से वॉशरूम की बंद डोर की तरफ देख रही थी। उसके होंठ धीरे से हिले, आद्या कभी तुम्हारे सामने नहीं टूटेगी अद्वैत राठौर, तुम आद्या की बॉडी को हासिल कर सकते हो, आद्या को नहीं। और क्या कहा तुमने, तुम्हारी लाइफ में आगे भी लड़कियां आएंगी, तो एक बात याद रखना अद्वैत राठौर, तुम अपने साथ एक कमजोर लड़की को नहीं अपनी बर्बादी को लेकर आए हो, क्योंकि टूटोगे तो तुम मेरे सामने। कहने के साथ ही आद्या की आंखों में दुनिया जहां का गुस्सा और नफरत उमड़ आया, वह भी सिर्फ अद्वैत के लिए।